May I come in, sir? Yeah, please. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून दिव्या, बैठिए प्लीज़। Thank you, sir. आप महेंद्रगढ़ को बिलोंग करते हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है महेंद्रगढ़? काफ़ी नाम सुनते रहते हैं। सर मिनरल्स के लिए फेमस मिनरल्स, सैंड, ओके, और कौन सा? है। ग्रेनाइट मिलता है सर। ग्रेनाइट है वहाँ पे? यस सर। अच्छा, और सर चूना पत्थर मिलता है। ये अरावली रेंज पड़ती होगी। हाँ सर, अरावली रेंज। तो ये अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है? अरावली रेंज सर गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक, गुजरात में ख़त्म होती है या स्टार्ट होती है? मतलब ख़त्म होती है सर। साउथ में गुजरात तक, नॉर्थ में दिल्ली तक। दिल्ली तक, तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। यस सर। तो ये हिमालयन रेंज का पार्ट था? सर अरावली वलित पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है सर। हिमालय का पार्ट तो सर हम नहीं कह सकते, क्योंकि सर हिमालय का उत्थान टर्सरी पीरियड में हुआ है और अरावली उससे पहले का पर्वत है। ओके, तो ये बड़ा सेंसिटिव जोन है सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अरावली की वजह से, है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी वजह से जो है इंडिया मतलब अर्थक्वेक के चांसेस हैं निकट भविष्य में। अब वो खैर किसी को आइडिया नहीं है कि कितना समय लगेगा। आपका ये डांसिंग का है, आप खुद भी डांस करती हैं यस सर। या देखती हैं डांस? नहीं सर, करती भी हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो आप यू स्पेंड सम मतलब आप कुछ समय व्यतीत करती हैं? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। और आप मदर से बात करती हैं, यस सर। तो वो हॉबी है आपकी? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने इस वे में लिखा है कि मम्मी सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट चाहिए उन्हें। यस सर, तो मैं मम्मी को अपनी हॉबीज़ में इंक्लूड करती हूँ कि वो भी मेरे साथ अपनी बातें करें, स्ट्रेस फ्री रहें और मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूँ। ओके, तो आप मोबाइल पे नहीं ज़्यादा बैठते? सर जब ज़रूरत होती है तब पढ़। कितना टाइम मोबाइल पे रहते? सर डेली 3-4 घंटे। 3-4, ज़्यादा नहीं है? 3-4 घंटे? सर जिस टाइम ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम्स के टाइम, तो उसी टाइम। तो आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों पे अकाउंट है? नहीं सर। ओके, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है? ज़्यादा नहीं हूँ सर, बस व्हाट्सएप पे एक्टिव। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना हुआ है जिसमें स्टडीज़ की बातें शेयर करते हो? हाँ सर, 1-2 हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि 3-4 घंटे बताया ना आपने। हाँ सर, वो वीडियोस देखने के लिए, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह। ओके, कंस्ट्रक्टिव पर्पस से है सोशल मीडिया। यस सर। अदरवाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का? सर एक तो फिजिकल, जैसे स्ट्रेस होता है, नींद कम आती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है सर। और सर फिजिकली तो यही है। दूसरा सर ये है कि हम नेचर से थोड़ा अलग हो जाते हैं, सोशल मीडिया में घुसते हैं, तो फैमिली के लिए कम टाइम होता है, पेरेंट्स के लिए कम टाइम होता है। और सर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये भी हैं कि हमें सर अपडेशन होता है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं सर सोशल मीडिया के माध्यम से। बट डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इससे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ में आज के दिन, वो डिस्ट्रैक्शन की है। फोकस नहीं हो पाते बच्चे आज के दिन जो है। बच्चों को कहने का मतलब है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग जेड जनरेशन वाले हो। आपसे आगे वाली जनरेशन कौन है, मतलब जो आपसे बड़ी है? मिलीनियल जनरेशन है ना, सुना कभी? मिलीनियल जनरेशन, जनरेशन जेड, अब जनरेशन वाई आ गई। हाँ, ये नई टर्मिनोलॉजी है। और उससे पहले थे बेबी बूमर्स, 60s वाले जो पैदा हुए थे। बेबी बूमर्स इसलिए कहते थे कि बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे, वो जनरेशन। अब ये मिलीनियल जनरेशन जो है वो बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड, फोकस्ड एंड जो है ये। तो हर जनरेशन के अपने कुछ ना कुछ वो होते हैं, टिपिकल उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये जो जनरेशन है, मिलीनियल जनरेशन या जनरेशन जो आपकी है, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है।
तो कभी मौका लगे तो पढ़ना इस जनरेशन के बारे में। ये इस्लामोफोबिया क्या है? आजकल न्यूज़ व्यूज़ में डिबेट में आजकल बात होती है। सर इस्लामोफोबिया को मेनली इस्लाम से रिलेटेड करके देखा जाता है, क्योंकि सर एक धारणा बन गई है कि इस्लाम के लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो इस्लाम को लेके जो कट्टरता है उसको लेके जो भय बना हुआ है लोगों में उसी को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। जैसे सर आतंकवाद है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे संगठन हैं, इनके जो सरगना है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो इसी को इस्लामोफोबिया कहा गया है। दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की बात होती है। अब इसका जो काउंटर पार्ट है, कोई आर्ग्यू करे तो वो ये कहेगा कि देखो ये जो है हिंदूज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, मिलिटेंट होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। आपको लगता नहीं कि देश जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? सर लोगों के जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, सब अपने अपने धर्म को लेके सचेत होते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें धर्म को लेके लोग ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं या धर्म को ही अपनी एकमात्र पहचान मानने लगते हैं, तो ये बातें आ जाती हैं कि हिंदू तो उभर रहा है या ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी सर कि देश धर्म को लेके ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि धर्म को लेके होना नहीं चाहिए। तो स्थिति अभी कंट्रोल में है या खराब होती जा रही है? क्योंकि ये रामनवमी में देखिए कितने रॉयट्स हुए। हाँ सर, पहले तो नहीं हुए थे इस तरीके से, किसी का एक त्यौहार पे इतना ज़्यादा जो है वो वायलेंस हो रहा है। जेएनयू में वायलेंस हो रहा है। अब जेएनयू में वो रामनवमी के दिन जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, उन्होंने कहा हम नॉनवेज खाएंगे। ये ऐसे तो हर चीज़ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। सर इसका एक कारण सर सहिष्णुता की कमी हो सकती है। लोग जब ज़्यादा टॉलरेंस को महत्व नहीं देते हैं, हर रिलीजन को सर अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए और सर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का। तो क्या करे बताओ, देश को क्या करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर एक तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सर, दूसरा सर जागरूकता फैलाई जाए, जैसे सर एजुकेशन और इन सब से सर ऐसी कमेटियाँ बनाई जाए, अमन कमेटी, जिनमें हिंदू भी शामिल हों, मुस्लिम्स भी शामिल हों, कैंपेन चलाए जाएं। इससे फ़र्क पड़ सकता है? सर पड़ सकता है, मुझे लगता है। ओके, थोड़ा हालांकि डिफ़िकल्ट है, बट आप गॉड में विश्वास करते हैं? यू बिलीव इन गॉड? यस सर। आपको लगता है गॉड है? सर मेरा मानना है कि है। किस फॉर्म में? आप पूजा करती होंगी, मंदिर जाती होंगी? सर कभी कभी। तो आपको कैसे, मतलब क्या लगता है, ह्यूमन फॉर्म में गॉड है, कैसे है? आपने कभी सोचा होगा इस? सर मुझे ऐसा लगता है कि पावर है बस, जो सर हमें मोटिवेट करती है कि हमेशा अच्छे काम करने हैं। ओके, यू बिलीव इन सुप्रीम पावर? यस सर। बट यू डोंट बिलीव इन गॉड जो कि ह्यूमन फॉर्म में है सर, जो गॉडेस फॉर्म में हो, या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई फिगर नहीं। तो यू थिंक कि गॉड इज ए सम काइंड ऑफ ए सुप्रीम पावर जो पूरी ह्यूमैनिटी को देखती है? ओके। ये दूसरा, ये आपका ये श्रीलंका का आजकल चल रहा है, क्यों हो गई ये अचानक इतनी प्रॉब्लम? सर इसके कई रीज़न हैं, जैसे सोशल सेक्टर्स पे भी और इकोनॉमिक सेक्टर्स पे और गवर्नमेंटल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेके। सर सबसे बड़ा तो ये है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया है सर। चाइना से उसने जो कठोर शर्तों पर ब्याज लिया है, सबसे बड़ा रीज़न तो वो है। दूसरा सर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे उन्होंने सर एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने का कदम उठाया कि हम केमिकल जो रसायन है वो खेती में यूज़ नहीं करेंगे, जिससे सर क्या हुआ, एकदम से प्रोडक्शन डाउन हो गया और उनके पास खाद्यान्न की कमी हो गई।
और दूसरा सर श्रीलंका एक सर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है और कोविड के कारण लगातार पर्यटन नहीं हुआ, जिससे उनकी इकोनॉमी और डाउन हो गई, विदेशी मुद्रा की कमी हो गई, जिससे आयात की कमी हो गई सर, इस वजह से आर्थिक संकट। तो ये प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, क्यों सीट पे बैठा हुआ है जब वो कंट्रोल नहीं कर पाया स्थिति को? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे श्रीलंका की कंडीशन है उसमें सभी को एक साथ मिल के और एकजुट होके कोशिश करनी चाहिए कि रेजिग्नेशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए सर। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्थिति को संभालने का प्रयास किया जाना चाहिए विपक्षी दलों के साथ मिलके। सर देन जनता डिसाइड कर सकती है बाद में इलेक्शंस के टाइम। चलिए, अभी इस्लामोफोबिया की और बहुत सारी बातें हो रही थी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी। मान लीजिए आप डीएम बन जाती हैं और एक ऐसा दिन है जिसमें हिंदू धर्म का भी फेस्टिवल है और दूसरे धर्म का भी फेस्टिवल है, या दो धर्मों का फेस्टिवल है, और दोनों एक ही टाइम पर एक ही रोड पर जुलूस निकालना चाहते हैं, और आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें पूरी तरह से मैसेज दिया गया कि हो सकता है कि दोनों धर्मों के लोग आपस में टकरा जाएं। ये समस्या अगर आपके सामने आती तो इसका समाधान कैसे करिएगा? सर मैं दोनों धर्मों के जो मुख्य नेता हैं उनको बुला के मैं सर कोशिश करूंगी कि वो इस बात पे सहमत हो जाएं कि उनका टाइमिंग अलग अलग हो। सर एक ही रास्ते से अगर निकालना चाह रहे हैं तो टाइम हम अलग अलग दे सकते हैं, जैसे एक को सुबह की शिफ्ट में, एक को शाम के शिफ्ट में। और ना माने तो दोनों मतलब कि नहीं, हम नहीं कंप्रोमाइज करेंगे, हमारे धर्म के अनुसार वही टाइम सूट कर रहा है, एक मुहूर्त होता है शब्द, सर सेम टाइम में निकालना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुहूर्त जो है यही है, इसी टाइम हम निकालेंगे, तो कैसे मैनेज करिएगा? सर मैं अगर डीएम हूँ तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं उनको चाहूँ वैसे अनुसार, मतलब अपने अनुसार उनको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा टाइम मिलेगा। वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि हमें इसी टाइम निकालना है, लेकिन सर कोशिश तो मैं यही करूँगी कि वो मान जाएं, एक मुद्दे पे आ जाएं कि हम। मान लीजिए नहीं मानते हैं तो क्या आप करिएगा? आपके पास अथॉरिटी, आपने कहा मेरे पास अथॉरिटी है, क्या करिएगा? सर मैं सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बलों को हिदायत दूंगी कि ऐसा कोई भी दंगा ना हो पाए, शांति से निकाला जाए जुलूस। और दूसरा सर मैं उनके नेताओं को भी हिदायत दूंगी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दंगे या अव्यवस्था होती है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। और सर मैं कोशिश करूंगी अपने जो वरिष्ठ हैं उनसे भी सलाह ले लूं कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, और सर मैं यही कोशिश करूंगी कि शांति से निकल जाए। हिंदी आपने पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, हिंदी आपका ऑप्शनल है, ठीक है? तो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों लिटरेचर हैं, दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? नहीं पढ़ा है, उसमें मेंशन तो है आपको, उसमें आपने मेंशन तो किया उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है। एक मेरा सवाल है, सिंपल सा है, पानी देखा होगा तो देख लो, पानी गीला क्यों होता है? सर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं, लिक्विड तो उसका इंग्लिश हो गया बस। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है सर, आप ये बोलिए। वही गीला क्यों होता है? सर जिस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी की फॉर्म लिक्विड है तो इसलिए लिक्विड। क्यों है? सर जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है उस टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन और सब्लिमेशन की पावर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वेट कर देती हैं, इस वजह से शायद। चलिए सोचिएगा, ठीक है? ऑप्शनल हिंदी है आपका, सूर, कबीर, तुलसी, तीनों की विधाओं में क्या अंतर है? सूर, कबीर, तुलसी। सर सूर ने मुख्यतः लीला पद लिखी हैं जिनमें सर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बस उन्होंने कृष्ण की जो अवतार हैं उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। और सर कबीर ने मुख्यतः दोहे रचे हैं, बीजक में उनके दोहे भी हैं, शबद भी हैं, रमैनी भी हैं, साखी भी हैं, और उन्होंने सर निर्गुण ईश्वर के बारे में लिखा है। और सर तुलसी जी ने मुख्यतः दोहा और चौपाई के रूप में लिखा है सर, 8 चौपाइयों पर एक दोहा। मतलब इनकी जो लेखन है उसमें विधा में पूछ रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा ये नहीं, उनकी विधाओं में क्या अंतर है? विधा आप समझती हैं, तो उनकी विधाओं में क्या अंतर है? सूर की जो बेसिक फिलॉसफी है और कबीर की जो बेसिक दर्शन है या तुलसी का जो बेसिक दर्शन है, उसमें अंतर क्या है?
सर सूर और तुलसी सगुण ईश्वर को मानते हैं और कबीर निर्गुण ईश्वर को। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ती हैं तो समकालीन हिंदी साहित्य में अस्मिता मूलक साहित्य आता है, उसमें नारीवाद भी है। यस सर। सिमोन द बुआ का एक स्टेटमेंट है, नारी पैदा नहीं होती बनाई जाती है। सुना है आपने? तो वो क्या कहना चाहती हैं? सर उनका बेसिकली इससे मतलब ये है कि सर जन्म के समय स्त्री और पुरुष बराबर होते हैं, लेकिन हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव हैं उनकी वजह से स्त्री को इस प्रकार से बना दिया जाता है कि वो अपने आप को सर सेकेंडरी मानने लग जाती है। मतलब हमारी सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं और हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं उनकी वजह से स्त्रियां अपने आप को सेकेंडरी मानती तो हैं। आपने हरियाणा में कुछ ऐसा फील किया वहाँ से जहाँ से आप आती हैं? सर मैंने पर्सनली तो फील नहीं किया। ऐसा माना जाता है थोड़ा सा महिलाओं को लेकर के हरियाणा जो है थोड़ा सा हाँ सर थोड़ा सा है। तो मान लीजिए अगर आप डीएम बन जाती हैं और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, कुछ प्रोग्राम चलाने हों, उनको उनका इनरिचमेंट करना हो, उनका वेलफेयर करना हो, तो क्या करिएगा आप? सर मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी सर एजुकेशन सेक्टर में उनको आगे बढ़ने की, क्योंकि सर रूरल वुमेन्स के पास गर्ल्स के बाद बहुत कम चांस होते हैं हरियाणा में आगे बढ़ने के, क्योंकि सर वहाँ पे पैट्रियार्की जो सिस्टम है उसको लेके उसमें ऐसे है कि लड़कियों को मोटिवेट नहीं किया जाता आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो सर सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन सेक्टर में। क्यों नहीं किया जाता? सर क्या कारण है? सरकार तो चाहती है, वहीं से कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों नहीं करना चाहते लोग? क्यों बिटिया को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? सर इसके कई रीजंस है लड़कियों को। सर पैट्रियार्की तो सबसे बड़ा है ही कि मानसिकता है कि लड़कियों को लेके, और दूसरा सर मुझे लगता है डाउरी सिस्टम सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि पेरेंट्स को बचपन से ये हो जाता है कि बेटी की शादी में खर्च करना है, तो वो नहीं चाहते कि पढ़ाई लिखाई पे खर्च हो। ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा सर मुझे लगता है सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं पेरेंट्स के कि लड़की बाहर जाएगी तो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना तो है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा आप शिक्षा देके क्या कर लीजिएगा? सर अगर मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम करूंगी तो मुझे लगता है अगर गर्ल इंडिपेंडेंट हैं तो वो डाउरी के खिलाफ भी बोल सकती हैं। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंसी मुझे सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। आप सिंगिंग भी करती हैं? यस सर। क्या गाती हैं? गजल? नहीं सर, नॉर्मल सॉन्ग सर, कैजुअली। ओके, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था। वह केस था प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए क्वांटिफिएबल डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहां हम रिजर्वेशन देते आ रहे हैं सिस्टम से के तहत, तो क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहिए? सर रिजर्वेशन मेनली जो सर बैकवर्ड हैं सोशली और एजुकेशनली उनको दिया जाता है। तो अगर सर रिजर्वेशन में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास डाटा है, तो सर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन में भी सर योग्यता तो देखनी ही चाहिए। यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो रही है। क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए? जैसे सपोज दैट आप सिलेक्शन ले लेती हैं, आपका जब प्रमोशन की बारी आपकी आती है तो आप ही के साथ और एक जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन ड्यू टू कि वह किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से है या किसी ऑर्डिनरी क्लास से है, वहाँ उसको आपसे पहले रिजर्वेशन मिल जाए, वह प्रमोशन में उसको रिजर्वेशन मिल जाए, वो आपसे पहले सीनियर स्केल पे चला जाए, तो क्या ये प्रतिभा का घुटना नहीं हुआ? मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि प्रमोशन में, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए? सर मेरा पर्सनली व्यू तो यही है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सर योग्यता आधारित प्रमोशन होना चाहिए, ताकि सर एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी हैं उनके पास एक मोटिवेशन रहे कि अगर हम काम अच्छा करेंगे तो मेरिटोक्रेसी चलेगी, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे। लेकिन सर इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि जो सर प्रशासन में जो बैकवर्ड सेक्शन से लोग होते हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, उनके साथ सर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी मेरिट्स अच्छे से दिखा सके। लेकिन सर प्रमोशन में रिजर्वेशन में नहीं मानती। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया, कुछ जानती हैं इसके विषय में? क्या है सर? जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए सर आंगनबाड़ी से दूध और सर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सप्लाई करना,
और सर बिलो 6 इयर्स जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन की सप्लाई करना। तो मैंने आपके डैफ में देखा है कि आप हाउस कैप्टन थे नीलगिरी हाउस, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स के विषय में आप कुछ जानती हैं? ये सर कुछ कहाँ है सर? तमिलनाडु में। इसका क्या स्पेसिफिक फीचर क्या है नीलगिरी हिल्स का, कुछ विशेषता है? सर एक तो ये ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है। और सर इसका सर सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है। और सर यहाँ पे सर ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कौन से ट्राइबल पाई जाती है यहाँ? जैसे सर टोडाज है, कोटाज है, कुट्टू नायक्स है। अच्छा, अभी अगर आप देखिए तो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के देखिए कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप बता सकते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस का भारत की एनर्जी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे जो समस्याएं आ रही हैं उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? एनर्जी सेक्टर में जो क्राइसिस आ रही है उसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? सर भारत रशिया से सर हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट करता है, लेकिन सर 1% से कम इंपोर्ट करता है। एनर्जी क्राइसिस ये है कि सर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, ये हमारा क्राइसिस है। और सर इसको कैसे सुधार सकते हैं? सर इसका एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने एनर्जी सप्लाईज़ को डाइवर्सिफाई कर लें। दूसरा सर हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा, जैसे सोलर एनर्जी, इंडिया सर रिच है सोलर पावर में, तो हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। और सर हम अपने भारत में भी ऐसे क्षेत्र खोज सकते हैं जो सर हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हों और हमारी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को पूरा कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कुछ दिन पहले हिजाब का विवाद बड़ा चर्चा में रहा हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर भी रिलीज़ किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षण संस्थानों में हर एक अगर धर्म वाले को उनकी मान्यता के हिसाब से छूट दे दी जाए तो भारत का जो वो क्या कहते हैं कि जो देश है, जो सोशल फैब्रिक है, क्या वह टूटेगा नहीं? सर संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और भारत में सर सार्वजनिक स्थानों पर अपने सर धार्मिक चिन्ह उपयोग करने की अनुमति भी है, जैसे सिखों में पगड़ी का। लेकिन सर शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्मिटी के लिए जो यूनिफॉर्म्स बनाई गई हैं और जो ऐसे हिजाब ये सरकार बैन करती है, इसीलिए है कि सर एक अलग सा ना दिखिए और सभी बच्चों के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने धार्मिक कपड़े, अपनी पहचान बनाई रखनी चाहिए। लेकिन सर शैक्षणिक संस्थानों में मैं गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ हूँ कि शैक्षणिक संस्थानों में सर हिजाब का यूज़ ना हो। लास्ट प्रश्न मिला, अभी रिसेंटली एक केस आया हुआ है जिसमें माइनॉरिटीज़ को फिर से डिफाइन करने की डिमांड की गई है। अल्पसंख्यकों को पुनः परिभाषित करने या उनके दर्जा में बदलाव लाने के लिए यह मांग अभी न्यायपालिका के समक्ष रखी गई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में अल्पसंख्यकों को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है? सर ये मांग इसलिए उठी है क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं या जैन सिख हैं, लेकिन कई ऐसे भी सर स्थान हैं जहां हिंदू भी माइनॉरिटीज़ में हैं। शायद इसी वजह से ये मांग उठी है कि सर माइनॉरिटीज़ को पुनर्परिभाषित किया जाए। और सर मुझे नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ को पुनर्परिभाषित करने से भारत के डाइवर्सिफाई में कोई कमी आ सकती है। तो सर एडिक्वेट डाटा के लिए या फिर पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर माइनॉरिटीज़ को सर पुनर्परिभाषित किया जाए तो सर मैं पक्ष में। मैं 3-4 अलग अलग आयामों से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले, चूंकि आपने बहुत सालों तक साइंस की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में मैं देख रहा हूँ 73%, मार्क्स थोड़े थोड़े कम होते आए हैं पर एक अच्छा मार्क्स रहा है आपका 95, 93 एंड 73। तो और पिछले 2-3 सालों से क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं सोची? नहीं सर, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। क्या एक हायर एजुकेशन क्या बाधा होता है कंपटीशन के लिए? सर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं बैलेंस ना कर पाऊँ और मुझे लगा कि पहले अटेम्प्ट में ही मुझे करना है, तो इस। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया आपने, लगातार कई साल तक पढ़ा। इस कमरे में फिजिक्स क्या है और मैथ क्या है? फिज़िक्स तो सर एसी चल रही है, तो जो करंट इसमें पास और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है फिज़िक्स है।
और मैथ्स सर नंबर्स हैं, जैसे हम कितने इंडिविजुअल्स यहाँ बैठे हुए हैं, और सर ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी काउंटिंग कितने चीज़ें हैं। कुछ केमिस्ट्री भी है सर वाटर। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में? मैथ्स। 1 और 100 के बीच में कितने 9 आते हैं? सर 10 टाइम्स। ओके, तो आपने क्यों छोड़ दिया, उन सब्जेक्ट्स को नहीं लिया और सीधा फिर हिंदी साहित्य? एक जंप दिखता है सीधा साहित्य की ओर आना, और भी सब्जेक्ट थे। सर मेरा जनरल इंटरेस्ट रहा है हिंदी साहित्य में, पढ़ना अच्छा लगता है, इस वजह से लिया। क्या पढ़ा आपने साहित्य अपने सिलेबस के अलावा? कैसे पता चला इंटरेस्ट है आपका? सर मैंने सिलेबस की बुक्स उठाई थी जो इसमें उपन्यास हैं, और सर दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि छोटा सिलेबस है, और ये मेरे सर रियलिस्टिक रीज़न रहे हैं हिंदी साहित्य को चलिए लेकर। दूसरे एरिया में आते हैं, आप महेंद्रगढ़ से हैं। महेंद्रगढ़ क्या सेक्स रेशियो है वहाँ पे? सर 879। 879 है यस सर। कि 895 है? हाँ सर, सॉरी सर, वो हरियाणा का 895। 895 है, और इसका मतलब है कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। यस सर। क्यों? आपके हरियाणा में इन जनरल जब हम शुरू से भी देखते हैं किसी भी डेकेड में, खासकर 2000 के शुरुआत करते हैं, तो कई जगह अच्छा भी हुआ। सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने बड़े प्रमोशनल प्रोग्राम वहाँ से शुरू किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या क्या, लेकिन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए पार्टिकुलर मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर 895 ये तो एक सेमफुल वो है, क्यों ऐसा है? क्या वही सेम सिचुएशन जो उन्होंने कहा था, या कुछ चेंज करेंगी? महेंद्रगढ़ पार्टिकुलर कि सेक्स रेशियो वहाँ क्यों कम है? सर जो हरियाणा में नॉर्मल रीजंस होते हैं वो तो हैं ही, इसके साथ सर ये है कि महेंद्रगढ़ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, इस वजह से जो सर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं वो ज़्यादा हुए हैं इस वजह से। लेकिन सर हाल में उसमें सुधार हो रहा है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत टाइट सर कानून इम्प्लीमेंट किए हैं कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या सर अवेयरनेस के लिए भी इसी उसमें सेक्स रेशियो में एक नई उम्मीद जगी है हरियाणा में, क्या समझ पा रही क्या? सर वो चाइल्ड सेक्स रेशियो। क्या पहुंचा है वो? सर 932। अच्छा, एक मान लो तुम अपने ही जिले की डीएम बन जाती हो, एक ऐसी सिचुएशन आती है और आपको बना दिया जाता है चूंकि आपने समझा है ना, और आपको ये फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना है, बड़े आराम से सोचते हुए, चूंकि तुम उन परिस्थितियों से गुजरी, और मैं देख रहा हूँ कि आपके फादर डिसीज कर गए, आपकी मदर ने, और इसीलिए आपने मदर के साथ अपनी बात को हॉबी में भी रखा है, तो एक इमोशन भी है आपके साथ, महिलाओं को समझने का और थोड़ा सीनियर्स के साथ भी बात करने का। बहुत आराम से सोचते हुए मुझे 3 स्टेप बताइए कि फीमेल फोर्टिसाइड को कैसे रोकेंगी। आपको पता चलता है यही हालात है महेंद्रगढ़ में, वो और कम हो रहा है, 860 तक आ गया है, तो कैसे इसे बढ़ाएंगे? सर स्पेसिफिकली फिटिसाइड को रोकना है सर, सबसे पहला स्टेप तो मैं यही करूँगी सर, कानूनों का सर टाइट इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो भी सर डॉक्टर्स इसमें लिप्त पाए जाते हैं या कहीं भी ऐसा होता है तो मैं सर डायरेक्टली लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। पहला स्टेप तो यही। कुछ कानून जानती हैं आप इसके लिए क्या है अभी? सर PCPNDT। बोलिए। और सर MTP एक्ट। और अगला स्टेप? और सर दूसरा मैं कोशिश करूंगी कि सर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प लूँ, विजिलेंस सेल बनाऊँ ऐसी, जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दूँ ताकि मेरे तक सर सारी जानकारी पहुंच जाए। और सर तीसरा मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगी कि सर जैसे अगर किसी गर्ल चाइल्ड का बोर्न होता है तो मैं उसे सर, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, मैं सर कोशिश करूंगी कि अपने ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई फंड बनाऊं जिससे अगर कोई गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो उसके एजुकेशन के लिए उसमें से कुछ फंड दे सकूँ। एक वुमेन सेफ्टी का भी विषय बड़ा और फिर बहुत तेज़ी से चर्चा में आ रहा है। हमने बहुत सारे कानून बनाए, सबसे ज़्यादा कानून उसी पे हैं, लेकिन इसके बावजूद वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बेहतर प्रोस्पेक्टिव नहीं है इंडिया में। इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है हरियाणा के कंसर्न में? सर लॉन्ग टर्म में तो हम यही कर सकते हैं कि सर लगातार एजुकेशन कैंपेन्स के हिसाब से जो सर पैट्रियार्कल मानसिकता है उसको कम करेंगे सर लॉन्ग टर्म में सर। और सर शॉर्ट टर्म में मैं कोशिश करूँगी कि हर जगह सेफ्टी के लिए मैं ऐसे विजिलेंस सेल लगा दूं कि कोई भी लड़की अगर किसी प्रॉब्लम में है तो डायरेक्ट ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर लगा दूं कि। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बातों से
जैसे अभी आपने रिजर्वेशन पे प्रमोशन में बात की, ऑब्वियसली योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है और असली डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को हम ज़रूरत से ज़्यादा जो अधिकार देते जा रहे हैं, कहीं पुरुष तो नहीं पीछे हट रहे हैं? मैं इस मूवमेंट पे आता हूँ, एक मूवमेंट था मी टू, सुना उसके बारे में? अब हुआ क्या कि 20 साल पहले, 17 साल पहले जो घटनाएं हुई उस पर भी लोग आके बोलने लगे, और दूसरी चीज़ जब बाद में देखा गया तो उसमें करीबन 70% के आसपास चीज़ें जो फेक पाई गई। तो मुझे लगता है ये न्याय है या एक सेंसिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट है केवल? सर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि सर लंबे समय से उन्हें सर सेकेंडरी माना गया है। तो मेरा सर इस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि लगातार महिलाओं को सर हमें अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन सर हाँ, एक इसका ये पक्ष हो सकता है कि जैसे मीटू में 70% फेक हुए, कि महिलाओं को सर खुद भी हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा कि जो चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए बनी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए बनी है, उनका गलत इस्तेमाल ना हो। और अगर ऐसा कहीं इस्तेमाल होता है तो हम कोशिश पूरी करें कि पुरुषों को भी न्याय मिले और ऐसी महिलाओं को सर कानून के अनुसार। जैसे मी टू कैंपेन है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा, हम उसके फॉलोअर बन गए, तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में जो भारतीय महिलाओं की आवाज़ थी वो नहीं थी। एक्चुअली एक पॉपुलर कैंपेन शुरू हुआ और हम उसके एक तरह से फॉलोअर बन गए। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ सर, कहीं कहीं इसका ये पक्ष हो सकता है कि सर वेस्टर्न से शुरू हुआ और सर इलीट फेमिनिज्म जो चीज़ें हैं उनको लेके ये ज़्यादा है। भारतीय महिलाओं की जो सर मुख्यतः जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन को लेके हैं। और लेकिन सर मैं ये नहीं कहूँगी कि हम एकदम से फॉलोवर बन गए। हमारी कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसमें मीटू की ज़रूरत है, महिलाएं खुल के अपनी बातें बोल सके। तो सर एक मीटू को हम अपने अकॉर्डिंग। एसएचजीज के बारे में जानती हैं? यस सर। एसएचजीज कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और 2 फेमस एसएचजीज के नाम बताइए। सर फेमस एसएचजी तो केरल में कुटुम्बश्री महिलाओं का ही है सर। सर दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ नेम, लेकिन सर एसएचजी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करते हैं। जैसे पहला तो सर सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ती है, और दूसरा सर इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं उन्हें अपने निर्णय खुद लेने के लिए मजबूर करती है, मतलब एम्पावर करती है कि वो अपने अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो अपने निर्णय खुद लें। और दूसरा सर जब सभी महिलाएं एक साथ सार्वजनिक मंच पर इकट्ठा होती है तो वो आपस में अपनी जो कंसर्न्स हैं, अपने मुद्दे हैं, उनको सर बात कर सकती हैं, तो एक तरह से उनमें अवेयरनेस आती है। तो सर इकोनॉमिकली भी, सोशली भी वो ये महिलाओं को एम्पावरमेंट। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि हमने बहुत सारे इशू कर लिए, अब एक महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा अटका हुआ है, और वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाए तो महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएंगी। क्या लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल एक गेम चेंजर साबित होगा? सर मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाना चाहिए महिलाओं को। सर जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी हमने 33% दिया है, और हरियाणा तो उसने तो सर 50% तक। तो सर मुझे लगता है वुमेन्स को एम्पावर करने का एक पक्ष हो सकता है। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सर वुमेन्स को अगर पार्टीज़ में अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो एक ज़्यादा बेहतर होएगा, क्योंकि सर मोस्टली जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने टिकट्स वुमेन्स को नहीं देती हैं। अच्छा, फेमिनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? हम बहुत जोर देने वाले हैं। आपको याद होगा सर्वे का कलर हम अलग अलग करते जा रहे हैं, और 19-20 का जो सर्वे आया था उसका कलर पिंक था। हमने शुरुआत वहीं से की, और उसके बाद एक चर्चा चल रही है फेमिनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की। ये ज़्यादा ज़रूरी है या रिजर्वेशन जो बिल हम ला रहे हैं पार्लियामेंट में वो ज़्यादा ज़रूरी है? और ये क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और कौन सा, आप अगर इन दोनों में चयन का मौका मिले तो किसे चुनेंगे? सर फेमिनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी हो, उनकी वजह से हमारी जीडीपी आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। और सर इन दोनों में से अगर मुझे चयन का मौका मिलता है तो मैं फेमिनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी चुनूंगी, क्योंकि सर रिजर्वेशन में हम महिलाओं को रिजर्व करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर फेमिनाइजेशन में हम उन्हें एम्पावर करके आगे बढ़ाने का कर। अच्छा दिव्या, मान लो तुमने तपस्या की, जैसे पढ़ाई के लिए कर रही हो, और तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारे सेक्रीफाइस से खुदा या ईश्वर खुश हो जाते हैं। वही जैसा सर ने आपके लिए गॉड पूछा था वैसे ही, और उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांगो, बस एक वरदान,
और वो सब कुछ बदलाव ला सकता है जो आप चाहें। बेसिकली महिलाओं के जीवन में आप बदलाव, चूंकि आपसे बात में लग रहा है कि आप वास्तव में बदलाव लाना चाहती हैं। कोई एक वरदान जो मांगोगी वो ईश्वर देने वाला है, जो महिलाओं के जीवन में व्यापक सुधार ला सके। क्या मांगोगी ईश्वर से? सर, महिलाएं अपने निर्णय खुद ले सकें। मेरा लास्ट क्वेश्चन वही है, दिव्या हिंदी साहित्य की किसने लिखी है? दिव्या यशपाल जी की। उस दिव्या और तुम, इस दिव्या में समानता और असमानता क्या है? सर, समानता जो मुझे लगती है दिव्या में और मुझ में, कि जिस तरह से सर अंत में वो अपने निर्णय खुद लेती है और एक सर उसका व्यक्तित्व उभरता है, वो मतलब सर किसी के प्रेशर में नहीं आती और जो वो चाहती है अंत में उसको चुनती है, वो मुझे लगता है सर समानता है, इंडिपेंडेंट निर्णय लेने का। और सर असमानता मुझे ये लगती है कि जब दिव्या के साथ सर गलत होता है, उसका सर जो प्रेमी होता है छोड़ देता है और सर उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके बाद सर वो कोशिश करती है कि जीवन से हट जाए, मतलब जीवन में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती, वो ऐसे सर बिल्कुल निर्जीव होके जीती है। तो सर मुझे लगता है ये असमानता है। अगर अच्छा, कमिटमेंट और अपॉर्चुनिटी में किसे ज्यादा महत्व दोगी? कमिटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, आप समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपने ही मौका दिया पूछने का दिव्या से उसके प्रेमी के बारे में, तो कमिटमेंट और अपॉर्चुनिटी, अपने आप को देखो, जो तुम्हें, जो आपका लक्ष्य है उससे पाने जा रही हो, और हमने कुछ कमिट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको मौका मिल सकता है इस बनने का, तो किसको ज़्यादा आप वरीयता देंगे, कमिटमेंट को या अपॉर्चुनिटी को? सर, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी गलत तरीके से मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी नहीं सर, कमिटमेंट। ओके बेटा, सो इंटरव्यू इज ओवर, थैंक यू सर।